सो मैंने ना खाया कि मुझे अपने दुश्मन गुलाम याद आ जाते थे। मासूम थी, औरत थी प्रोफेसर, कमजोर भी थी और दिलकश थी। सो मैंने सोचा कि अब उसे कबूल न करना हमाकत है। रहा उससे दुश्मनी का सवाल तो तुम खुद सोचो कि रोए जमीन पर मैं किसी को दुश्मन कहाँ समझता था, और मजाल थी मेरे दुश्मन की कि जिसे मैं दुश्मन समझकर उसके दर पे हूँ और वह मेरी मर्जी के खिलाफ सांसें ले। सो मैंने समंदर की आगोश में उसे कबूल कर लिया और मुख्तलिफ ना रही उसकी कहानी उन तमाम कहानियों से जो मेरी तवील जिंदगी से चिमटी हुई हैं और जिनमें औरत के सर बस्ता राज खुलते रहे हैं। सो यूं लगता था जैसे उससे पहले किसी औरत ने मुझे उससे ज्यादा न चाहा होगा, और चाहत के ये अंदाज दुनिया के दूसरी औरतों से मुख्तलिफ न थे। और मुख्तलिफ थी तो सिर्फ ये बात कि उसने अपनी तवील तर जिंदगी समंदर पर ही गुजारी। हाँ, एक बार हम खुशकी पर उतरे थे, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए कि बादबान बना सके और किश्ती को मजबूत कर सके। सो मैंने ये दोनों काम कर लिए और जरूरत न थी इस बात की कि खुशकी का रुख करूं और आबादियों के हंगामों से दूर समंदर की पुरस्कून आगोश में चांद हम दोनों को प्यार करते देखता था। और बड़ा ताउन करती थी शाहुगा मुझसे कि अख्तर शुमारी को औकात में या अपनी किताब की तकमील के वक्त सिर्फ वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी और दखल न देती थी मेरे मामलात में। लेकिन खौफजदा थी वो मेरी फूल की तरह खिली जवानी और अपने बुढ़ापे से कि उसके बालों का रंग सफ़ेद होने लगा था और कसे हुए बदन में झुर्रियाँ नमूदार होने लगी थी। एहसास कमतरी का शिकार शाहुगा अब हसरत भरी निगाहों से मुझे देखती रहती थी, लेकिन मैंने आज तक उससे बेजारी का इजहार नहीं किया था, क्योंकि बहरहाल उसने अपनी सारी जवानी मेरे साथ गुजारी थी। हाँ, ये दूसरी बात है कि अब उसमें ना जवानी की उमंगें रह गई थीं और ना जज्बात। अब वो एक बूढ़ी और सर्द औरत थी, जबकि मैं आग की मानद जवान था, क्योंकि आग तो मेरे रगे पैक की मुहाफिज थी और प्रोफेसर शाहुगा भी उन खुशनसीब औरतों में से थी जिन्होंने मेरे साथ जवानी का आगाज किया हो और मेरी मैयत में बूढ़ी होकर जान दे दी हो। बहुत कम औरतों को ये शर्फ हासिल हो सका था। शाहुगा भी मर गई और मैंने किसी भी जज्बे के बगैर उसकी लाश उठाकर समंदर में डाल दी। मैं पुरस्कून था क्योंकि मैं जानता था कि शाहुगा मौत के नज़दीक है और एक दिन उसे मर जाना है। उसकी मौत के बाद मैं उसे भूल गया कि सदियों से वाक़यात को भुलाने का आदी था और इन पर गमगीन या खुश नहीं होता था। हाँ, तन्हाई के सफ़र में मैंने अक्सर सोचा था कि अब हंगामों से दूर काफ़ी ज़िंदगी गुजर गई है प्रोफेसर। गो मेरे अंदर इंसानी जज्बात इतने शदीद नहीं है जितने आम इंसानों में होते, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी मैं आम इंसानों की मानद ही सोचने लगता हूँ। तुम लोग प्रोफेसर बाज़ मामलात में बहुत बेहतर होते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में हैजान होता है, तुम्हें हर काम की जल्दबाजी होती है क्योंकि तुम्हारी उम्र मुख्तसर होती है और तुम्हें यकीन होता है कि तुम जवान होगे, बूढ़े होगे और मर जाओगे। गोया तुम्हारी एक मंजिल होती है, लेकिन वो जिसकी कोई मंजिल ना हो, जिंदगी बाज़ औक़ात उसके लिए कितनी कठिन होती है ये मैं जानता हूँ। मुझे मालूम था कि अदवार ख़त्म होते जाएंगे, कहानियाँ जन्म लेती रहेंगी और दम तोड़ देंगी और मैं अदवार के इस भंवर में फंसा रहूँगा। इन अदवार का कोई इख्तिताम नहीं है। मैं अदवार की नित नई दिलचस्पियों में गुम होकर खुद को मुतमईन कर लेता था, लेकिन बाज़ औक़ात दिल कुछ नहीं चाहता था और उस वक्त ऐसी शदीद बेजारी तारी होती थी कि जहन काम करना ही छोड़ देता था। किश्ती के सफ़र में इन दिनों यही बेजारी मेरे ऊपर तारी थी। सितारे सब के सब जाने पहचाने जिनकी दास्तानें ख़त्म हो चुकी थी, छोटी और देव पैकर लहरें जो एक ही गीत गुनगुनाती रहती थी, अब तो समंदर की जान में निगाह उठाकर देखने को दिल भी नहीं चाहता था। सो इन हालात में सोचा मैंने कि अब आबादी का रुख किया जाए और जिंदगी को देखा जाए कि कौन सी मनाजिल तय कर चुकी है। किश्ती भी बूढ़ी हो चुकी थी और जगह जगह से बोसीदा हो गई थी। मेरे जहन में सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस किश्ती में सो जाऊं जब तक ये थपेड़ों से लरजती रहे, ठीक है, वरना फिर इसके बाद समंदर की तह में जा सोऊंगा और एक तवील नींद लूंगा जो मेरे जहन से कसलमंदी दूर करती। लेकिन सोने के सिलसिले में भी मैं पुरखुलूस नहीं था। अभी सोने को दिल नहीं चाह रहा था, तब मैंने फैसला सूरज पर छोड़ दिया। मैंने सोचा 3 सूरज देखूंगा, अगर कोई खुशकी नजर आ गई तो उसकी जाने बढ़ूंगा और अगर 3 सूरज गुजर जाने के बावजूद खुशकी नजर ना आई तो फिर किश्ती में सो जाऊंगा और खुद को वाक़यात के लिए छोड़ दूंगा। ऐसे फैसले मुझ जैसे इंसान के लिए सुकून बख्श सोचते थे। चुनाचे मैं सूरज गुजारने का इंतजार करने लगा और मैंने जो कहा था प्रोफेसर कि अगर फैसला हालात पर छोड़ दिया जाए तो नताज बेहतर ही निकलते हैं और इंसान सोच रहता है कि जो हुआ है बेहतर ही हुआ है। अभी दूसरा सूरज गरूब को पहुंचा था कि मेरी निगाह समंदर की आखिरी लकीर पर जा टिकी। बिलाशुबा ये बादल न थे, क्योंकि काले बादल समंदर से इस तरह बुलंद नहीं होते। वो धुआं था, गहरा और गाढ़ा सा धुआं, दल के दल उठ रहे थे। जाहिर है ये धुआं समंदर से बुलंद ना हो रहा होगा। खुशकी, सूरज का इनाम, इस पर भरोसे का नतीजा। मैंने किश्ती के बाद बानों का रुख बदला और धुएं की राह पर चलने लगा।
जिस तरह धुएं के गुबार उठ रहे थे, इनसे अंदाजा होता था कि या तो जंगल के दरख्तों में आग लगी हुई है या फिर मुमकिन है कोई आतिशफशानी के बाद धुआं उगल रहा है। लेकिन आतिशफशां का ख्याल थोड़ी देर के बाद तर्क कर देना पड़ा, क्योंकि धुआं अगर आतिशफशां से उबल रहा होता तो इसका मंबा एक होता। जगह जगह से धुएं के मरगोले उठ रहे थे और दूर तक फैलते चले जा रहे थे। लेकिन इन जंगल की आग है तो क्या इस जंगल के नजदीक कोई बस्ती भी है? दूर के ख्यालात बेपनाह थे, और ख्यालात का क्या है जो दिल चाहे कायम कर ले। हकीकत तो करीब पहुंच कर ही मालूम हो सकती थी। चुनाचे बादवानों की मदद के लिए और इस जगह जल्दी पहुंचने के ख्याल से मैंने पतवार भी संभाल लिए और मेरे बाजू तेजी से हवाओं को काटने लगे। किश्ती अब एक सीधे तीर की तरह मतलूबा जगह की तरफ बढ़ रही थी और हवाएं ये सफर इतनी तेजी से तय कराने की अहलियत नहीं रखती थी, जो मैंने थोड़ी देर के बाद तय कर लिया। और अब मैं दूर से बस्ती के आसार देख रहा था। धड़ाधड़ जलती हुई बस्ती अब साफ नजर आने लगी थी। पक्के ऊंचे मकानात आग के नारंगी शोलों में घिरे हुए थे और इन्हीं से शोले और धुआं बुलंद हो रहा था। फिर मैंने कुछ और देखा। समंदर के साथ लकड़ी का अजीमुशान पुल बना हुआ था, मोटे मोटे शैतीरों से बना हुआ पुल जो बेहद शानदार और जदीद था। आज तक मैंने जहाजों को लंगर अंदाज करने के लिए ऐसा पुल नहीं देखा था, लेकिन अफसोस पुल भी आग पकड़ चुका था और इसका एक हिस्सा आग की लपेट में आ गया था। किश्ती अब बस्ती के इतने करीब पहुंच चुकी थी कि आग की तपिश साफ महसूस हो रही थी और हवाएं कुछ बू भी साथ ला रही थी। ये गोश्त जलने की बू थी। बस्ती है तो इंसान भी होंगे और जानवर भी, लेकिन अफसोस सब आग की लपेट में थे और इनके जिंदा बदन सुलग रहे थे। कुछ और करीब पहुंचकर एक और ख्याल भी आया। ना इंसानों की शोर की आवाजें थीं, ना जानवरों के, बस आग की फड़फड़ाहट थी जो बहरहाल इतनी तेज नहीं होती कि इंसानों की चीखने और कराने की आवाजों को दबा सके। तो क्या बस्ती के सारे इंसान नजरे आतिश हो गए? इसका मतलब है आग कई दिन से लगी हुई है और अपनी तबाहकारियां पूरी तरह फैला चुकी है। या फिर यह भी मुमकिन है कि इंसानों ने आग को बेकाबू होते देखकर बस्ती छोड़ दी हो और कहीं दूर पनाह ले ली हो और इस वक्त ये शहर खाली हो। हाँ, वो जो आग का शिकार हो चुके थे जिंदगी के हंगामों से दूर सुलग रहे थे और इनके गोश्त की चढ़ांद फैल रही थी। किश्ती को पुल के बिल्कुल नजदीक ले जाने के बाद मैंने बांध उतार दी है। कयामत की आग थी। मेरा बदन आग की जानिब लपकने लगा। मेरे मसामात ने भूखी मछलियों की तरह मुंह खोल दिए और आग की तलब करने लगे। सरूर की एक अनोखी कैफियत मेरे रगे पैर में मचलने लगी। तब मैंने किश्ती जलते हुए पुल से लगा थी। मैं इस पुल को देख रहा था जिसे जदीद इंसानों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया होगा, लेकिन अब इनकी मेहनत अकारत हो चुकी थी। तेज हवाओं ने आग को लकड़ी के पुल के रेशे रेशे में उतार दिया था। सो मैंने अपनी किश्ती को भी अलविदा कह दिया, जो मेरा साथ देने वाली औरतों की मानद बूढ़ी हो चुकी थी। यकीनन आग का कोई शोला इस पर भी मेहरबान हो जाएगा और उसे तवील जिंदगी के बोझ से निजात दिला देगा। फिर मैंने एक जलते हुए शैतीर को पकड़ा और उस पर चढ़ने लगा। दर हकीकत बहुत पुरलुत्फ आग थी, जिंदगी और जवानी से भरपूर। शोलों की जुबानें मेरी जानिब लपकीं और फिर मानूस बदन को पाकर पुरसुकून हो गई और होले होले मुझे चाटने लगी। लेकिन लकड़ी का नामुराद शैतीर आग से इतना नाकारा हो चुका था कि मेरा मुख्तसर बोझ भी न सहार सका और इस तरह टूट कर नीचे गिरा कि मैं भी उसकी लपेट में आ गया और किश्ती भी। मैं काफी बुलंदी से नीचे गिरा था। गो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा था, लेकिन मुझे यह बात पसंद नहीं आई थी। अब बस सर नो मेहनत करना थी। चुनाचे आग के गुसल के बजाय मुझे बस्ती के हालात मालूम करना थे। मुमकिन है मैं किसी जी रूह की जान बचा सकूं। इस बार मैंने इस हिस्से का रुख किया जहां अभी आग नहीं पहुंच सकी थी। हाँ, इस तरफ बढ़ जरूर रही थी। मैंने पानी में डूबे हुए मोटे सतून को पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं पुल पर था। लकड़ी के चौड़े चौड़े तख्तों को जोड़कर लंबी सड़क बनाई गई थी, लेकिन ये सड़क भी जगह जगह से आग के शोलों की लपेट में थी और सड़क में बड़े बड़े आग उगलने वाले सुराख बन गए थे। इन सुराखों से मुझे बचना था क्योंकि ये मुझे वापस पानी में पहुंचाते थे। मैं इस सड़क पर दौड़ने लगा। वैसे पुल बनाने वालों को मैं दिल ही दिल में दाद दे रहा था। बिलाशुबा यह इंसानी मेहनत का अजीम कारनामा था, लेकिन दुख की बात थी कि इस तरह आग की नजर हो गया। सड़क अबूर करके मैं बस्ती के करीब पहुंच गया। सामने ही मकानों की कतार नजर आ रही थी, लेकिन सबके सब आग की लपेट में थे। इन मकानों में से एक के सामने मुझे एक इंसानी जिस्म नजर आया, लेकिन इस तरह के अब उसमें से नम गोश्त का धुआं चिड़ांद के साथ उठ रहा था। इसके खुदुखाल पिघल चुके थे और उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मैं वहां से अंदर की जानिब चल पड़ा। मकानात कितार से बने हुए थे और इनमें एक खास सलीका नजर आता था। जानवरों और इंसानों की लाशें जा बजा बिखरी हुई थी। इनमें बहुत सी आग में जलकर मसक हो गई थी, बहुत सी ऐसी थी जिन तक आग नहीं पहुंच सकी थी। ऐसी लाश के पास जाकर मैं इस पर चुप गया। लाश के गिर्द खून फैला हुआ था और मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि यह सब माजरा क्या है। मैं लाश को उलट पलट कर देखा। इसका पेट नाभ से लेकर सीने तक चिरा हुआ था और आंतें बाहर निकली हुई थी। यकीनन ये किसी तेज धार आले का कारनामा था और सूरत हाल किसी हद तक मेरी समझ में आने लगी। ये किसी जंग, किसी तकरीबकारी का नतीजा है। जंग में फतेह पाने वालों ने सिर्फ इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था,
बल्कि पूरे शहर को आग लगा दी। और मेरे तजर्बेकार निगाहों से सूरत हाल का बिल्कुल सही जायजा लिया। जो मैं अंदर दाखिल होता गया मुझे ऐसे ही निशानात मिलते गए। कई जगह घोड़ों की लाशें भी मिली जिनके साथ इनके सवार भी थे, और ये सवार आहन पोश थे। इनके जिस्मों पर फुलादी बख्तर भी थे जो हथियारों को रोकने के लिए ही इस्तेमाल होते थे। इनके नज़दीक इनकी चौड़ी तलवारें और ढालें भी पड़ी हुई थीं। बाद सवारों के नज़दीक इंतहाई तेज और उम्दा अनी वाले नेज़े भी पड़े हुए थे। यकीनन ये हमलावर थे जिन्हें शहरियों ने कत्ल किया होगा। जाहिर है शहरियों ने भी अपनी हिफाजत के लिए हाथ पांव तो हिलाए होंगे, लेकिन सवारों और घोड़ों की तादाद बहुत मामूली थी। आज शहरियों के कुश्तों के पुश्ते लगे हुए थे। इनमें कोई तखसीस नहीं थी, मर्द बच्चे बूढ़े सभी थे। हमलावरों ने किसी को नहीं छोड़ा था, जिससे इनकी सफाकी और दरिंदगी का अंदाजा होता था। ताज्जुब की बात यह थी कि पूरे शहर में एक भी जिंदा इंसान मौजूद न था। दुकानें बाजार उजड़े पड़े थे, अशिया मौजूद थीं, कुछ चल चुकी थीं, कुछ चल रही थी, लेकिन कोई जख्मी भी मौजूद नहीं था। लाशें और सिर्फ लाशें। जिस तरफ भी निगाह जाती लाशों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। इनमें बेशुमार लाशें जल चुकी थी और आग जहां जहां फैलती जा रही थी सब कुछ जलता जा रहा था। शहर काफी तवील और अरीज था, लेकिन किसी जिंदा इंसान की तलाश में हर गली कोचे से गुजर रहा था मैं। फिर मुझे सुर्ख पत्थरों से बना हुआ एक खूबसूरत महल नजर आया और मैं आग से जलते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वसी और इस महल के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आग रोशन थी। यहाँ भी चप्पे चप्पे पर लाशें बिखरी हुई थी। इंसानों की तबाही के ऐसे खौफनाक मनाजिर बहुत कम देखने में आते हैं प्रोफेसर। यूँ लगता था जैसे इस चलते हुए शहर में किसी फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। महल से भी बाहर निकल आया और शहर के दूसरे हिस्सों से गुजरता हुआ भी आखिर उसके आखिरी सिरे तक कहाँ पहुंचा। यहाँ से तहद्दे निगाह शहर पनाह की फसीलें फैली हुई थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। अजीमुशान दरवाजा उखड़ा हुआ पड़ा था और वो भी धुआं दे रहा था। बहुत ही खौफनाक दुश्मन ने हमला किया था और पूरे शहर और कले को निस्तो नाबूद कर दिया था। बहरहाल इस वीरान शहर में लाशों, आग और धुएं के सिवा कुछ नहीं था। फिर मैं यहाँ क्या करता? दफा नहीं मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया, क्यों ना फसीलों की बुलंदी से दूसरी जानब का नज़ारा किया जाए। वो दुश्मन दूर जा चुका है जिसने ये तबाही फैलाई है या कहीं नज़दीक ही मौजूद है। और मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ियां तय करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं फसील पर पहुंच गया और दूसरी तरफ का खूबसूरत मंजर मेरे सामने था। अंदर जो होलनाक तबाही फैली थी, बाहर उसके कोई आसार न थे। दूर दूर तक बाग फैले हुए थे और उनके बाद एक इंतहाई तवील और अरीज मैदान, और उस मैदान में एक लश्करी अजीम ख़ायम-अज़न था। सफ़ेद खैमों का पूरा शहर बसा हुआ था और इनके दरमियान घोड़े सवार आ जा रहे थे और भी मुख्तलिफ कामों में मसरूफ लोग नजर आ रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। यकीनन ये फातिह लश्कर था, वही खूनखार लश्कर जिसने ये तबाही फैलाई थी। मैं इसे करीब से देखना चाहता था और जाहिर है प्रोफेसर, इसके लिए मुझे किसी सोच विचार की जरूरत नहीं थी। चुनाचे मैं फसील से नीचे उतर आया और कले के बगैर फाटक वाले दरवाजे से बाहर निकला। मैंने छुपने की कोई कोशिश नहीं की थी। फिर शायद दूर ही से मुझे देख लिया गया और बागों से परे के वसी मैदान से ये काम मुश्किल नहीं था क्योंकि दरमियान में कोई रुकावट न थी। मैं दिलजमी से आगे बढ़ता रहा और सामने भी देखता रहा। लोगों का एक हजूम जमा हो गया। ये सब के सब दूर से मुझे देख रहे थे और शायद मेरे बारे में चहमगोइयां कर रहे थे। फिर हजूम छटा और इसमें से 4 घुड़सवार निकल आए। ये सब आन पोश थे और हथियारों से लैस थे। गालिबन इस मुर्दा शहर से किसी जिंदा बरामद होने वाले को देखकर वो हैरान रह गए थे। घुड़सवार मेरे लिए ही घोड़ों पर सवार होकर आए थे। 3 सवार पीछे हो गए और एक आगे बढ़ाया। ये काफी कवि हैकल आदमी था और सफेद रंग के एक घोड़े पर सवार था। फिर इसने नयाम से तलवार निकाली और इसे सीधा आसमान की तरफ बुलंद किया। इसके साथ ही उसके हल्क से एक आवाज निकली थी जो मुझे यहाँ तक सुनाई दी थी और उसके बाद उसने घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। तीनों घोड़े उसके पीछे दौड़ रहे थे और आन के आन में वो मेरे करीब पहुंच गए। इन्होंने मेरे चारों तरफ घेरा डाल दिया और फिर एक दायरे में घोड़े दौड़ाते हुए मेरे चारों तरफ भागने लगे। घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मेरे आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया। मैंने दोनों हाथ बांध लिए और इन्हें देखने लगा। मेरे चेहरे पर लापरवाही थी। जाहिर है मुझे इन बेवकूफ़ों की क्या परवाह हो सकती थी। अहमक वहशी काफ़ी देर तक इसी तरह धमाचुकड़ी मचाते रहे और अपनी दानिश में मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज करते रहे और फिर यकलख्त उन्होंने घोड़े रोक लिए। घोड़ों की टापों से जो ज़मीन धमक रही थी उसके अचानक रुक जाने से एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने अपनी जगह से जुम्बिश नहीं की और यूं ही खड़ा रहा। फिर वही शख्स जिसने उसकी सरबराही की थी और जिसके सर पर 2 सींग उगे हुए थे, या फिर उसने इस किस्म का खुद पहना हुआ था जिसके दोनों जानिब बैल के से 2 सींग उभरे हुए थे, आगे बढ़ाया। वो खूनखार निगाहों से मुझे घूर रहा था और उसकी खूनखार आंखों से सुर्ख चिंगारियां से निकल रही थी। ऐ शख्स आगे आ, उसने मुझसे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा, लेकिन मैंने अपनी जगह से जुम्बिश तक नहीं की। इन खूनखार लोगों के दरमियान मैंने भी ताकत की जुबान इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। जब मैंने इसका हुक्म नहीं माना तो उसने बेचैन निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर अपने साथियों की तरफ देखा और फिर पहले से ज्यादा करख्त लहजे में बोला,
अस्पाकिया के रहने वाले, तूने मेरी बात नहीं सुनी? सुनी है मैंने सुकून से जवाब दिया। तो फिर तकमील क्यों न की? वो गुर्राया। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। ओह, तू जानता है कि मौत तेरा मुकद्दर है, इसलिए मनमानी कर रहा है। सुना बहादुरो, आदमी मौत के वक्त काफी बहादुर हो जाता है। सो अस्पाकिया का ये सुनहरा जवान भी बहादुर हो गया, लेकिन इसे नहीं मालूम कि दुनिया में चंद लम्हात की जिंदगी पाने के लिए भी जिद्दोजहद की जा सकती है। मुमकिन है इसे थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाती जो अब नहीं मिलेगी और जिसकी खुद सरी की सजा होगी। लेकिन वो अचानक रुक गया, मुझे घूरता रहा, फिर बोला, लेकिन खुदाई कहर के नाम की खैरात में इसे एक मौका और देना चाहता हूँ। अस्पाकिया के जयाले आगे बढ़ और मेरे घोड़े से 2 हाथ के फासले पर रुक जा। और यह भी मुमकिन है कि फातेह आजम तुझे तेरे अनोखे होने का इनाम तेरी जिंदगी की शक्ल में बख्श दे, क्योंकि तू सुनहरा है और ऐसे लोग कम देखने में आते हैं। और शायद तुझे इल्म नहीं कि खुदाई कहर बाज़ औक़ात दुश्मनों पर भी मेहरबान हो जाता है और इन्हें जिंदगी बख्श देता है जिन्हें इसकी उम्मीद नहीं होती। खुदाई कहर, मैंने आहिस्ता से कहा, और हाँ, तेरी पसो पेश तेरे ऊपर अरसाए हयात तंग कर रही है। मैं तेरे सामने हूं, बोल क्या कहना चाहता है? गा तो हुक्म अदूली कर रहा है, यही समझ ले। ओ तो फिर सुन, जाहिर है मैं तुझे यहाँ कत्ल नहीं करूंगा, लेकिन इस हुक्म अदूली पर, इस नाफरमानी पर मुझे यह हक पहुंचता है कि इस रस्सी से जिससे बांध कर तुझे लाने के लिए कहा गया है, तुझे बांध कर इसका दूसरा सिरा अपने घोड़े की कमर से बांध लूं और इस तरह तुझे ले जाऊं कि खुरदरे मैदान में तेरे पूरे बदन की खाल जगह जगह चिपक जाए और तेरे बदन से निकलने वाले खून की लकीरें राह के निशान बनाती चली जाए। और खुदाई कहर की कसम, मैं ऐसा ही करूंगा। खूब, तेरा काम है, जिस तरह चाहे कर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इससे कबल कुछ बातें और हैं, वो भी कह दे, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। मेरी ये मुस्कुराहट उसके लिए बड़ी तकलीफ दे थी। वो बेचैनी से अपने साथियों की तरफ देखने लगता था। शायद अपनी इस सुबकी का एहसास होता था उसे, और वो सोचता था कि इसकी शख्सियत मेरे लिए मरऊब कुन नहीं है। भला ऐसे फातेह लश्कर के एक जवान से ये बेअत नाई, क्या तू हवास में है? उसने गर्ज कर कहा। तुझे क्या महसूस होता है? मैंने पूछा। मुझे तो तू खब्तुल हवास मालूम होता है और यूं लगता है जैसे अपने शहर और इसके लोगों का हाल ज़ुबून देखकर तेरा दिमाग उलट चुका है। वरना सही दिमाग, वो जो खुदाई कहर से वाकिफ हूं, इसके किसी गुलाम से इस तरह गुफ्तगू करने की जुर्रत नहीं करते। जो कुछ तुझे महसूस होता है वो तेरा काम है। क्या तूने इस वक्त हमारी आवाज नहीं सुनी थी जब खुदाई कहर के नाम पर हुक्म दिया जा रहा था कि किसी मकान या गली कोने में कोई जी रूह मौजूद न रहे, सब बाहर निकला? अगर तूने ये आवाज सुनी थी तो जवाब दे कि हुक्म अदूली किस तरह की? इसी तरह जिस तरह आपकी है, मैंने जवाब दिया। ओह, और तुम्हें अपने जुर्म का एहसास नहीं? नहीं, मैंने दिलचस्पी से जवाब दिया। सुना तुम लोगों ने, और इसके बावजूद इसे सही उल दिमाग समझते हो। और ये तो सोचो कि अगर ये सही उल दिमाग होता तो कभी इस जलते शहर से बाहर निकलने की कोशिश न करता और किसी ऐसी जगह चुप जाता जहां आग ना पहुंच पाती। फिर जब हम यहां से चले जाते तो ये जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ हो जाता और इस तरह इसकी जान बच जाती। तुम ठीक कहते हो सरदार, इसके साथियों में से एक ने कहा। तो फिर अब सोचना क्या मानी रखता है? इसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाल दो और फंदे के दूसरे सिरे को मेरे घोड़े की पुश्त से बांध दो कि मैंने इसकी कसम खाई है जिसकी हैबत से जमीनों आसमान कांपते हैं। लेकिन होगा इसका उल्टा। सुना तुमने? सो मैं तुम चारों को तुम्हारे घोड़ों से बांध दूंगा। नहीं, बल्कि तुम चारों को मैं घोड़ों से बांधूंगा और एक घोड़े पर मैं सवारी करूंगा और इस तरह तुझे तेरे लश्कर तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, सरदार इजाजत हो तो पहले इस शख्स की गर्दन इसके शानों से उतार दी जाए और उसके बाद बेसर बदन को हम घोड़ों से रोंदते हुए ले जाएं, क्योंकि ये शख्स बहुत खुदसर और बदजुबान है। इन तीनों सवारों में से एक ने गुस्सीले अंदाज में कहा, बस अब वक्त जाया न करो और इसे बांध लो। सरदार ने कहा, और प्रोफेसर मैंने भी वक्त जाया न किया और 2 घोड़ों की बागें थाम कर नकेल के पास से उसे यूं मरोड़ा के घोड़ों की गर्दनें टेढ़ी होगी और उन्होंने अपने सवारों को फेंक दिया। फिर बदहवास संभलने भी न पाए थे कि मैंने सरदार और बाकी बचे हुए शख्स के साथ भी यही सलूक किया। यूं चारों आ गए जमीन पर। फिर मैं इन्हें संभलने का मौका कहां दे सकता था, इसलिए मैंने रस्सी संभाल ली जो वो मुझे बांधने के लिए लाए थे। फिर उसने वालों के सरों पर मुझे एक एक घोंसा जमाना पड़ा था और इनकी खोपड़ियां तड़क गई। मुमकिन है किसी का भेजा ही निकल पड़ा हो। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे दिलचस्पी उनकी टांगों से थी जिन्हें मैंने रस्सी से कस दिया और फिर रस्सियों को दरमियान से टुकड़े करके एक घोड़े से सरदार और उसके एक साथी को कसा और बाकी घोड़ों से दूसरे आदमियों को, और सब कुछ मैंने अपनी शान के मुताबिक किया कि वो मेरे बदन को हाथ भी ना लगा सके और खुद बेबस चूहे बन गए। तब मैंने सरदार के सफेद घोड़े पर सवारी गांठ ली और तीनों रस्सियां मेरे हाथ में थी। तब मैंने उस शान से इस लश्कर अजीम के जानिब कोच किया जो खैमों के शहर में पनाहगुज़ीर था और शहर के सामने बेअंदाज लोग
जमा होकर ये दिलचस्प तमाशा देख रहे थे। सो पहुंच गया मैं उनके सामने कि सिपाही मुंह फाड़े मुझे देख रहे थे। क्या इन्हीं बहादुर सिपाहियों को भेजा था तुमने मेरी गिरफ्तारी के लिए? लो इन्हें संभालो और इत्तला दो अपने सरदार को कि मेरी पेशवाई कर ले। जाओ, इसे निराव तुम्हारे लिए मौत लाएगा। गज़ो गज़ब की बेपनाह आवाजें गूंजी, जैसे मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जिसको सुनने की ताब कोई नहीं रखता था। मार दो, जुबान निकाल लो इस गुस्ताख की। इसने अटीला की शान में गुस्ताखी की है, इसने खुदाई कहर को ललकारा है। बेशुमार आवाजें उभरी। तब एक और शख्स आगे बढ़ा और घोड़ों से बंधे हुए लोगों को देखने लगा जिनमें कोई जिंदा नहीं था। अस्पाकिया के रहने वाले, तूने अटीले के जवानों को कत्ल कर दिया। कौन अटीला? मैं इसे नहीं जानता। तब तो पागल है या फिर जमीन से तेरा ताल्लुक नहीं, वरना तो खुदाई कहर को जरूर जानता, जिसके जलों में मौत देने वाले तोड़ते हैं। वो जान जाता है मौत और तबाही इस इलाके का मुकद्दर बन जाती है, लेकिन तू बहादुर और ताकतवर है, इसलिए खुदाई कहर के इशारे के मुताबिक तुझे उसकी इजाजत के बगैर कत्ल नहीं किया जा सकता कि वो बहादुरों को अपनी अंगूठी का नगीना समझता है। मैं इससे मिलना चाहता हूँ, इससे मेरे बारे में इतला दो, मैंने कहा।